हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। दोस्तों, कल अपन ने एक सीरीज की शुरुआत की थी, स्टार्ट की थी। क्या की थी? एनसीईआरटी साइंस स्पेशल। एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू की थी और मैंने बोला था कि आज से रेगुलर आपको एनसीईआरटी की क्लासें मिलेगी जो हूबहू रेलवे के ग्रुप डी टेक्नीशियन और एएलपी में क्वेश्चन उठकर आते हैं, ठीक है ना। और अपन ने बोला था, मैंने बोला था आपको कि क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, तो क्लास 6 की एक क्लास हो चुकी है, एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। भोजन के घटक हो चुका है। दूसरा टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बिल्कुल छोटा टॉपिक है। कक्षा 6 का टॉपिक नंबर 2 है और टॉपिक का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। क्या नाम है? वस्तुओं के समूह को बनाना। वस्तुओं का समूह बनाना सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आपने पिछली वाली क्लास को देखकर कुछ रिव्यू नहीं दिया मुझे, तो रिव्यू दो और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह क्या करो? शेयर करो, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, एक ऐसे संग्रह है साइंस का, कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जब कर लोगे तो आप में खुद में आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, मैं अब हर चीज़, हर एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, साइंस में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खास तौर पे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं, टेक्नीशियन में आते हैं, ठीक है ना। और एएलपी में साइंस भर भर के आती है। और जहाँ भी साइंस आती है एनसीईआरटी से संबंधित, वहाँ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो आइए अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपना टॉपिक का नाम क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। क्या नाम है दोस्तों? वस्तुओं के समूह बनाना। तो आइए समझते हैं इस वस्तुओं के समूह बनाने को, क्या कैसे बनाया जाता है वस्तुओं के समूह। जब कोई, जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है ना। वस्तुओं के समूह, जैसे कि लकड़ी है हमारे आसपास की, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि लकड़ी है। एग्जाम्पल के लिए आप लकड़ी ले सकते हो। तो इस लकड़ी से क्या क्या बनाया जा सकता है? इस लकड़ी से मेज बनाई जा सकती है, टेबल बनाई जा सकती है, कुर्सी बनाई जा सकती है, और भी कई चीज़ें बनाई जा सकती है लकड़ी से, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वस्तु बनाई जाती है। जिससे क्या? वस्तु बनाई जाती है। पेड़ है, पेड़ से लकड़ी बनाई जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक से क्या बनाई जाती है? कुर्सी बनाई जाती है, कुर्सी बनाई जाती है। तो वस्तुओं का समूह होता है ये एक समूह, यानी कि ग्रुपिंग ग्रुपिंग। तो एक वस्तु से अलग अलग चीजें बनाई जा सकती है, या फिर अलग अलग वस्तु से एक चीज बनाई जा सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि टिन, कांच, शीशा, ये मिश्रण होते हैं, मिश्रण। वही बात है यहाँ पे, वस्तुओं के समूह। बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर तो एक वस्तु बनाई जा सके, या फिर एक वस्तु से कई सारी वस्तुएं बनाई जा सके, यही वस्तुओं का ग्रुपिंग है, ठीक है ना। तो क्या है? ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। वस्तुओं का समूह यही होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है, और बिल्कुल 5-7 क्वेश्चन है बस, नॉर्मली। तो ये अच्छे से समझ में आ गया कि वस्तुओं का समूह क्या होता है, ठीक है ना। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, अब इनकी, इनमें भी, वस्तुओं में भी क्या क्या होती है? इनकी कठोरता होती है, शिथिलता होती है। कठोरता, वस्तुओं की क्या होती है? कठोरता, कठोरता। कई वस्तुएं तो क्या होती है? कठोर होती है, कोमल होती है। कई वस्तुएं कोमल होती है, कई वस्तुएं कठोर होती है, ठीक है ना। अब कोई वस्तु, मान लो, सपोज करो कि कोमल है, उसको पिचकाओगे, तकिया मान लो, क्या? पिलो, पिलो है, तकिया है। अब तकिए को आप पिचकाओगे तो कुछ देर बाद में वापस हो जाएगा, कुछ देर बाद में वापस सही हो जाएगा। तो ऐसे कठोरता और कोमल वस्तुएं हर प्रकार की होती है, कोमल भी होती है, कठोर भी होती है, ठीक है ना। तो इसमें और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है दोस्तों। हमारे आसपास के चारों तरफ की वस्तुओं के बारे में दिया गया है। और वस्तुओं को आप जानते हो कि या तो वस्तु से, एक वस्तु से अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं, या फिर दो या दो से अधिक वस्तु से एक चीज़ बनाई जा सकती है। चलिए अब इसके क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी में इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। इसके क्वेश्चन है दोस्तों कि आलू में उपस्थित होता है, क्या? आलू में उपस्थित होता है, आलू में उपस्थित होता है। तो भैया, आलू में वसा उपस्थित होती है, लेकिन कम मात्रा में, बिल्कुल लो। प्रोटीन,
प्रोटीन भी होता है, कम होता है, खनिज लवण भी होते हैं लेकिन लो होते हैं। तो क्या है इसमें उपस्थित, मंड है। अब आपको, आप ये से बोलोगे कि आपको क्या पता मंड कैसे है, आप बोलोगे कि आपको क्या पता ये मड जो स्टार्च है, मड जो स्टार्च है ये आलू में है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप आलू को जब काटते हैं, ये आलू है, ये आलू है, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, इसको काट करके छोड़ देते हैं, तो ये हवा में भी काला हो जाता है, या तो ये नीला पड़ जाता है। यहाँ तो ये क्या हो जाता है, काला दिखाई देता है अपने को कुछ देर बाद में, यहाँ अपने को नीला दिखाई देता है। तो काला या नीला तुरंत दिखाई देना और सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, खराब हो जाता है कुछ देर बाद में। घंटा 2 घंटा अगर रख दो तो पूरा काला हो जाएगा या फिर नीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें मड है, क्योंकि इसमें क्या है, मड है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, काला या नीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या देख लिए कि आलू में सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है, मड पाया जाता है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि रेडिकल से होने वाले नुकसान को बताता है। जो रेडिकल से होने वाले नुकसान से बताते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है, जिंक भी होता है। आलू में उपस्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जो आलू में मड होता है, जो स्टार्च जो आता है, उसको किस रूप से जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप से जाना जाता है। आलू का जो मड होता है उसको किस रूप से? कार्बोहाइड्रेट के रूप से जाना जाता है। आलू में मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, जिंक होता भी पाया जाता है। रेडिकल्स से हमें बचाते हैं और स्टार्च को या मड को कार्बोहाइड्रेट के रूप से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये तो आप सब जानते होंगे, गाँवों में भी सिटी में भी सब जानते होंगे घेंगा रोग। घेंगा, ग्वाइटर घेंगा रोग, गले का सूजना। किसका? गले का सूजना ग्वाइटर घेंगा रोग कहलाता है। और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन मनुष्य किस रूप में लेता है? NaCl, नमक के रूप में लेता है, भोजन के रूप में। ठीक है ना? तो कैल्शियम दूध में पाया जाता है, फास्फोरस दूध में पाया जाता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्क्री रोग होता है। तो घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। देखिए, घेंगा रोग एक न्यूनतम रोग है जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन का सेवन आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त नमक के रूप में किया जाता है। कौन सा नमक? NaCl। ठीक है ना? घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि है। घेंगा रोग क्या है? जो गले की थायराइड ग्रंथि है, इसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। अर्थात घेंगा को क्या, ग्वाइटर रोग, गला फूल जाता है। घेंगा, घेंगा तो हिंदी में आ जाता है, ग्वाइटर भी आता है साइंस में। घेंगा ग्वाइटर रोग से क्या होता है? गला फूल जाता है। क्यों फूलता है गला? क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है अपनी, जब आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, असामान्य वृद्धि हो जाएगी। किसमें? थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि में असामान्य क्या होगी? वृद्धि होगी। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होगी। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होने पर हमारा गला क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा। इसलिए आयोडीन की कमी से घेंगा ग्वाइटर रोग होता है, थायराइड की असामान्य वृद्धि हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? तो आप बोलोगे कि रुक्षांश क्या है? रुक्षांश एक, या तो एक मतलब दाल में भी होता है, आलू में भी होता है, मतलब मतलब सही पूरे जो साबुत होता है, साबुत जो खाद्यान्न होता है उसमें भी होता है, साबुत में। जैसे कि पूरा का आलू, एक पूरा दाल का दाल, उसमें भी होता है। और ये कम पोषक होता है। रुक्षांश क्या होता है? कम पोषक होता है। रुक्षांश क्या होता है? कम पोषक होता है। कैसा होता है? कम पोषक होता है। और शुष्क रेशेदार किससे मिलता है? शुष्क रेशेदार से मिलता है। शुष्क रेशेदार पत्तियों से मिलता है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जानवर क्या, कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको? सूखी घास से। रूखी सूखी घास से क्या कर लेते हैं जानवर? इसको प्राप्त कर लेते हैं अपने में। और मनुष्य किससे प्राप्त करता है? ताजे फल और सब्जियों से प्राप्त करता है। ठीक है ना? रुक्षांश एक कम पोषक वाला स्रोत होता है, सूक्ष्म रेशेदार पत्तियों में पाया जाता है, जैसे कि सूखी घास में पाया जाता है। तो जानवरों के लिए आवश्यक होता है, जानवर इसे सूखी घास से कर लेते हैं। और मनुष्य इसे ताजे फल और सब्जियों से करता है, जो कि साबुत होते हैं। देखिए, रुक्षांश के मुख्य स्रोतों में ताजे फल और सब्जियां, और साथ ही साबुत खानदान, दाल, आलू आदि आते हैं। रुक्षांश पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषण वाली घास फूस को रुक्षांश कहते हैं।
रेशा युक्त खुरदरी और कम पोषण वाली घास फूस को क्या कहते हैं, रुक्सांक कहते हैं। आपके लिए जैसे कि क्वेश्चन में आ जाएगा कि पशुओं के लिए आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषक वाली घास फूस को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, रुक्सांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रुक्सांश कहते हैं। पशु इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूखे भूसे घास आदि से प्राप्त कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि मंड जो स्टार्च है, इसका पता लगाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, मड जो स्टार्च है, मड स्टार्च है, इसका पता निकालने के लिए जैसे कि आलू है, ठीक है, जैसे कि क्या ऑप्शन है, आलू है। आलू के ऊपर यदि आयोडीन डाल दो, आयोडीन डाल दो, आयोडीन डालो या मत डालो तो ऐसे भी काला नीला काला होता है, या तो या नीला होता है, या तो ये काला होता है या नीला होता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पाया जाता है मड स्टार्च, इसलिए। तो आप कोई भी पदार्थ हो तो उसमें मड की जो ज्ञात देखना चाहते हो कि आप इसमें कितना मड है कितना स्टार्च है, तो क्या करोगे, कोई भी पदार्थ हो इसके ऊपर क्या करोगे, दो तीन बूंदे क्या करोगे, दो तीन बूंदे क्या करोगे, इसमें टिंचर आयोडीन की डाल दोगे। टिंचर आयोडीन की जैसे ही आप बूंदे डालोगे तो नीला भी होगा काला भी होगा, नीला हो या काला दोनों हो जाता है, नीला या काला कुछ हो, दोनों हो जाता है, नीला हो सकता है या काला हो सकता है, तो उसमें क्या है, स्टार्च मड है। इससे मड का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। देखिए, मड परीक्षण एक आसान परीक्षण है, इसमें खाद्य पदार्थों पर आयोडीन का घोल डाला जाता है, अर्थात मड परीक्षण के लिए आलू जैसी सामग्री ली जा सकती है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए और खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यह नीला या काला हो जाएगा, जिसमें मड होगा उसमें नीला या काला हो जाएगा। यह नीला या काले रंग का मड की उपस्थिति, नीला या काला रंग, ये जो नीला और काला रंग होगा यही स्टार्च की या मड की उपस्थिति को दर्शाता है कि हाँ इसमें मड है। ठीक है दोस्तों, क्या है, कोई भी पदार्थ लो उस पर आयोडीन की छिड़काव करो, काला या नीला होता है तो उसमें मड है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक छोटा था, मैंने आपको पहले ही बोला था शुरू में कि टॉपिक छोटा है, तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, कौन सा इसमें ऊर्जा दे, भैया ऊर्जा तो वसा भी देता है, ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट भी दे जाता है, तो इसका मतलब आंसर तो ऑप्शन सी होगा। आंसर तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऊर्जा वसा भी देता है और ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट भी देता है। लेकिन आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 1 ग्राम, किससे, 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 कैलोरी, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि वसा 1 ग्राम, जबकि 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो भैया सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, वसा देने वाले यानी कि इनमें से कौन कौन से देते हैं, तो भैया वसा भी देते हैं, ऊर्जा देने वाले वसा भी देता है और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है हमको, ठीक है ना। तो वसा कितनी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले मूल पोषक तत्व है, जिस पर हमारा शरीर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के लिए निर्भर करता है। खाद्य ऊर्जा को आमतौर पर कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो खाने पर जो प्राप्त होती है या मनुष्य को प्राप्त जो ऊर्जा होती है, खाद्य ऊर्जा, उसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है, कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी, यहाँ से ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, कैलोरी है। खाद्य पदार्थों से ऊर्जा जो भी मिलती है, मनुष्य के शरीर की ऊर्जा होती है, कैलोरी होती है, ठीक है ना, कैलोरी में आती है। व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि वसा 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को फिर से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, कल हम आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये क्लासेस रामबाण होगी एनसीईआरटी की, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ेंगे अपन, रोज की एक क्लास करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चाहे टॉपिक बड़ा हो चाहे टॉपिक छोटा हो, बड़ा होगा उसको 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, छोटा होगा तो एक दिन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी को थैंक यू।
सभी को थैंक यू, राम राम, ओके बाय।